हेलो। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम मुखातिब हुए हैं आपसे नया चैप्टर में नया क्लास लेकर। आप जो हमारे वीडियो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन पॉलिटिक्स पढ़ाई होता है, पॉलिटिकल साइंस। और 12th के छात्रों के लिए पॉलिटिकल साइंस का आज हम तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। यह तीसरा चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। छात्रों, समकालीन का मतलब होता है किसी ख़ास समय में और इस समय मान सकते हैं विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पूरी दुनिया में अमेरिका जो है कि ताकतवर है, पूरा वर्चस्वशाली है। कैसे, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। यहाँ जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं वर्चस्व, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले वर्चस्व का मतलब ही होता है शक्ति होना, दबदबा होना, पावरफुल होना, उसको हम वर्चस्व कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश का नाम बताएं तो निस्संदेह आप अमेरिका का नाम लेंगे। ऐसा क्यों? तो अमेरिका जो है आज पूरी दुनिया में अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व कायम कर चुका है। इसी को हम वर्चस्व कहेंगे। और ये दबदबा, ये वर्चस्व केवल सैनिक रूप में नहीं है, सैन्य दबाव में नहीं है, सांस्कृतिक रूप से भी पूरी दुनिया में उसका संस्कृति का भी बोलबाला है। उसके रहन सहन, उसके खान पान, पहनावा, पोशाक, इन सभी चीज़ों का भी पूरी दुनिया में अनुसरण किया जा रहा है। मतलब सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे तो उसके केंद्र में अगर कोई देश होगा तो वो अमेरिका है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अमेरिका है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत जीडीपी वाला देश अगर कौन है तो अमेरिका है। सैन्य क्षमता में देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है तो भी अमेरिका है। तो ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, यानी विभिन्न कैटेगरी में आप देखेंगे, हर स्तर पर देखेंगे, अमेरिका जो है नंबर 1 है। और इसी नंबर 1 की स्थिति को ही हम वर्चस्व कहते हैं। और वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी भी देश पर कैसे भी अंकुश लगा सकता है और अपना काम, उसका काम कभी नहीं रुक सकता है। ये वर्चस्व का प्रभाव होता है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले उस्मान सुलेमानी जो था उसको मार के गिरा दिया। किसी देश के इतने बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ उतना ताकतवर व्यक्ति को मार देना उसके चुटकी भर का खेल है। इराक का जो सद्दाम हुसैन था राष्ट्रपति, उसे पद से हटाकर वहाँ अपने मनपसंद की सरकार बना देना और सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दिलवा देना, ये वर्चस्व को ही दर्शाता है। ये अमेरिकी वर्चस्व को ही दर्शाता है। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्चस्व आखिर उसका आया कैसे। ऐसा नहीं है कि वर्चस्व लिए वो पैदा था, वह भी जो है अंग्रेज का गुलाम था। जिस तरह भारत वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली, उसी तरह अमेरिका भी 1776 में अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ। ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को उसने आगे बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते बढ़ाते अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, जीडीपी को बढ़ाया, अपने आर्थिक हालात ठीक किए, वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाया। और इस तरह करते करते आज पूरी दुनिया का सिरमौर और सर्वश्रेष्ठ देश बना बैठा है। तो ये वर्चस्व एक दिन की नहीं है, उसके पीछे उसने बहुत दिनों तक काम किया है। अपनी शक्ति को स्नय धीरे धीरे बढ़ा कर लाया है, तब इस पोजीशन पर आया है। दूसरी चीज़ें, जो देश अगर आज 1 नंबर पोजीशन पर है तो आने वाले समय में 50-100 साल के बाद यही नंबर 1 पोजीशन रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके पहले आज भले अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन थोड़े दिनों पहले, आज से 100 साल 200 साल पहले अमेरिका इतना ताकतवर जितना आज है उतना नहीं था। उस समय जो पूरे दुनिया का शिखर पर बैठा देश कौन था तो ब्रिटेन था। उस समय ब्रिटेन था पूरी दुनिया में नंबर 1। आज अमेरिका है। ठीक है। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही आज से 200 साल 500 साल तक आगे भी शक्तिशाली रहेगा। हो सकता है ये पोजीशन जो है अमेरिका से छिन जाए और यहाँ पर कोई और देश नंबर 1 हो जाए। तो ये इस दौर में सबसे अगर कोई शक्तिशाली देश है तो चाइना जो है सबसे आगे बढ़ रहा है। उसकी जीडीपी और बहुत सारी सुख सुविधाओं से वहाँ बढ़ोतरी हो रही है। और अमेरिका को अगर पीछे करने का दौर में अगर कोई देश सबसे आगे है तो चाइना है।
ठीक है। तो हो सकता है 50-100 साल के बाद इस दुनिया का सबसे नंबर 1 देश चाइना बन जाए। और फिर चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना ही पूरी दुनिया में 1 नंबर का देश अगर बनेगा तो बनले रह जाएगा 500 साल 1000 साल, ऐसी बात नहीं है। वो भी उस पोजीशन को कुछ थोड़े समय तक रखेगा और उसके बाद फिर दूसरा देश उस जगह को, उस स्थान को ले लेगा। तो ये वर्चस्व शक्तिशाली किसी एक देश की बपौती नहीं होती है। जो देश जैसा मेहनत करेगा, जिस तरह का अपने यहाँ इम्प्रूवमेंट करेगा, तो उस हिसाब से उसका प्रगति होगा। ठीक है। तो आज अभी के डेट में अमेरिका वर्चस्वशाली है, पूरी दुनिया में शिखर पर बैठा हुआ देश अमेरिका है। आइए इसी अमेरिका की कहानी हम जानते हैं। पिछले क्लास में हमने 9/11 की घटना के बारे में भी बताया था कि 2001 में 11 सितंबर को 11 ये डेट है, ये 11 डेट है और 9 ये मंथ है। ठीक है। तो अमेरिका में मंथ को पहले लिखा जाता है और डेट को बाद में लिखा जाता है। इसी को हम अगर लिखेंगे तो 11 इस तरह लिखेंगे 11 सितंबर, लेकिन अमेरिका को इस 11 सितंबर को 9/11 लिखेंगे, क्योंकि 9 सितंबर का महीना है ना, 11 डेट है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 9/11 के दिन। 2001 वह साल था और इतना बड़ा घटना हुआ था जिस घटना ने पूरी अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया था। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो 2 क्या है टावर है, उसको उसके बाद में एक कांग्रेस पर और एक रक्षा का जो कांग्रेस वहाँ का क्या है, एक पार्लियामेंट का नाम है, संसद का नाम है, संसद का, और ये 2 WTO था। WTO का नॉर्थ क्या कहते हैं, नॉर्थ टावर, और WTO का एक साउथ टावर था। तो इसे टारगेट किया गया। एक कांग्रेस था जहां उसका संसद चलता था, बहुत सारे माने सांसद वगैरह ये सब चुन के जाते हैं जो देश की तरक्की के लिए विचार विमर्श करते हैं। हमारे देश में भी है एक संसद है जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो उसी तरह अमेरिका का भी पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका जो है उसे कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं। कई मंजिला इमारत है ऊंची। और चौथा है पेंटागन का। पेंटागन एक शहर है अमेरिका में और वो पेंटागन रक्षा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। रक्षा का मतलब आर्मी का हेडक्वार्टर है, रक्षा क्षेत्र का पूरा डीलिंग यहीं से होता है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि अमेरिका का प्लेस था और इसको कुछ आतंकवादियों ने साजिश के तहत इसे उड़ाने का फैसला किया। हवाई जहाज़ पर वो बैठ गए हथियार के साथ और जो पायलट था उसको जो है गन पॉइंट पे लाके उसे कहा कि हम जैसे करते हैं वैसे करो, और उसे हाईजैक करके अपना मतलब निकालना था। और WTO का नॉर्थ टावर, WTO का साउथ टावर को उड़ा दिया गया। पेंटागन का भी टावर को उड़ा दिया गया, हवाई जहाज़ से सीधे ले जाके ठोक दिया उसमें, और वो पूरा ध्वस्त होकर भर-भरा के एकदम रेत की मिट्टी की तरह गिर गया। इसमें बहुत सारे हज़ारों लोगों की मौत हो गई, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। अमेरिका को बहुत क्षति हुई। केवल अमेरिका को ही नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें देश विदेश से पूरे जितने भी सदस्य इसके देश हैं वहाँ के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। तो इसका असर पूरी दुनिया में देखा गया। उसके बाद में कांग्रेस पर जो है, जो हवाई जहाज़ जा रहा था विमान क्रैश कराने, वह हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होकर पेंसिल्वेनिया के, वहाँ एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, वहाँ जाकर के खेत में वो क्रैश कर गया, गिर गया, जिसकी वजह से ये कांग्रेस पर का जो हमला था ये चूक गया, मतलब ये सफल नहीं हो पाया। तो ये 3 जो जो आतंकवादियों ने जो ये 3 चीज़ों पर टारगेट किया था और वह सफल हुआ, इसको लेकर अमेरिका को बड़ा मतलब टेंशन हो गया। उसको तो समझिए अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, उसके तरफ अगर आंख उठा के कोई ताक देगा तो उसकी आंखें वो निकाल लेने का दम रखता है। लेकिन उसके तो आंख में समझिए इस तरह की घटना अंजाम देकर के उसके आंख में मिर्ची झोंक देने का काम कर दिए। अब अमेरिका इतनी बड़ी घटना को देखकर यूं ही चुप कैसे रहता, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा सा प्लान बनाया, तैयार किया प्लान कि हमें जो है इस आतंकवादियों को सबक सिखाना है। और इसलिए अमेरिकियों ने क्या किया कि CIA को बुलाया, उसके बड़े बड़े चीफ आर्मी थे और भी बहुत सारे लोगों की मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस कायराना पूर्ण इस हरकत को जिसने भी अंजाम दिया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो,
उसे पकड़ना होगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना होगा। अमेरिका ने ऐसा ही किया, एक लिस्ट बनाई जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे और एक ऐसा लिस्ट बनाया जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस पर शक था, वैसे लोगों की भी सूची बनाई गई और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर छापा मार के जरिए उन लोगों को पकड़ा गया। उन्हें बड़ी यातनापूर्ण सज़ा दी गई, आतंकवादियों का हौसला तोड़ा गया और उसके चीफ जो था ओसामा बिन लादेन को बाद में जो है कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद शहर पाकिस्तान में पकड़ करके उसे भी मौत के घाट अमेरिकी सैनिकों ने उतार दिया। तब जाकर के इसका बदला पूरा हुआ। 2001 की यह घटना है, इसे 9/11 की घटना के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये था एक पूरा सा वर्चस्व का एक क्या था नमूना था। अगर कोई कमज़ोर देश रहता तो शायद इतना बड़ा वो कार्य नहीं कर पाता, बस थोड़े बहुत हल्का फुल्का टेंशन देकर या कोई छोटा मोटा कार्रवाई करके संतुष्ट हो जाता। लेकिन अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ये करके पूरी दुनिया को और जो भी जुड़े हुए आतंकवादियों से जो जुड़े हुए जो लोग थे उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखो भाई, पूरी दुनिया में तुम हमला करो यह चलेगा, लेकिन मेरे यहाँ करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसने अपने आप को जो है इस तरह बिल्डअप किया है। यह भी क्या है, एक वर्चस्व का ही प्रतीक है। चलिए आगे हम लोग अब टॉपिक पर पढ़ते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व क्या है, उसकी कौन कौन सी घटनाएं थी हमने बताई। आगे है एक टॉपिक है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन कौन था जी? तो देखिए, जॉर्ज बुश जिस समय हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं, सीधे जॉर्ज बुश नाम के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना। और यह जो है कि 1990-91 में 91 में खाड़ी युद्ध को अंजाम दिया था। प्रथम खाड़ी युद्ध, इसे कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। और इस प्रथम खाड़ी युद्ध को जॉर्ज बुश ने क्या किया, टेलीविज़न पर टेलीकास्ट करवाया था और अमेरिका के सारे लोगों ने घर बैठे इस खाड़ी युद्ध में अमेरिकी फ़ौज ने किस तरह से संघर्ष किया और लोगों को अपने रास्ते से हटाने का काम किया, उसे बखूबी घर बैठे लोगों ने देखा था। ये प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाता है 1990-91 में। और इस खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था असल में कि थोड़ा सा उसका हम ब्रीफली हम आपको समझा देते हैं। ये हुआ क्या था, तो उसमें कुवैत एक देश है, खाड़ी देश है, और एक इराक है। कुवैत एक देश है और एक इराक है। तो इराक जो है कुवैत पर अपना कब्जा कर लिया था। कुवैत यूएनओ में जाकर के अपना परेशानी बतलाया। यूएनओ ने अमेरिका को यह कहते हुए मध्यस्थता करने के लिए कहा कि तुम कुवैत का मामला देखो और इराक अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो उसके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके इस मामला को सॉर्ट आउट कराओ। अमेरिका की पुरानी रंजिश भी थी इराक को लेकर के। उसने क्या किया, एक भारी भरकम फौज तैयार की, 34 देश के लोगों को इकट्ठा किया, 34 देश के लोगों को आर्मी को सेटअप किया, आर्मी, ठीक है। और ये 34 देश के जो अलग अलग देश थे, 34 देश, उसकी आर्मी को इकट्ठा करके 6,60,000 का एक भारी भरकम फौज तैयार कर लिया गया। और इस फौज में 75% सेना ऐसी थी जो अमेरिका की थी। कहाँ की थी जी? अमेरिका की थी। 75% सेना कहाँ की थी? अमेरिका की, 6,60,000 में, ठीक है। और बाकी जो थे 25% सेनाएँ 34 अन्य देशों की थी। तो एक बहुत बड़ा फौज बना लिया और इस फौज को कहाँ ले गया? इराक ले गया। इराक के ऊपर हमला करवा दिया। हमला कराने के बाद इसके पुल ध्वस्त कर दिए, सड़कें बर्बाद कर दी गई, इसके कारखाने तोड़ दिए गए, जहाँ तहाँ बम गिरा दिया गया। तेल के कुओं को हड़पने के लिए अमेरिका पूरा बल प्रयोग किया और जो नहीं हो पाया तो उस कुएं में भी 1-2 बम गिरा दिया, जिससे तेल के कुआं में आग लग गया। इराक को बड़ी हानि हुई। कहा जाता है कि कुछ ऐसे तेल के कुएं हैं जिसमें आग उस समय लगा, वो आज तक जल रहा है। उसे बुझाने के लिए बड़े बड़े टेक्नीशियन आए, पूरी दुनिया के लोग एड़ी चोटी एक कर लिया, लेकिन वो आग बुझा नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये आग बुझेगा भी नहीं, जब तक तेल रहेगा जलता रहेगा, और जब तेल समाप्त हो जाएगा तो स्वतः वह बुझ जाएगा। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध हुआ, प्रथम खाड़ी युद्ध को जॉर्ज बुश उस समय राष्ट्रपति था अमेरिका का, और यह युद्ध जीत लिया। कौन जीत लिया? अमेरिका जीत लिया, ठीक है।
अमेरिका जीत लिया। उसके बाद में 1992 ईस्वी में, यानी खाड़ी युद्ध के थोड़े दिनों के बाद 1992 में इलेक्शन हुआ। कहाँ हुआ जी? अमेरिका में इलेक्शन हुआ, अमेरिका में। और इस 1992 के इलेक्शन में जॉर्ज बुश की उम्मीदें थी कि हमने खाड़ी युद्ध जिताया है अमेरिका को, इससे अमेरिका के लोग हमें ही वोट देंगे और दोबारा भी राष्ट्रपति हम ही बनेंगे। ये कौन सोच रहा था? जॉर्ज बुश सोच रहा था। लेकिन जॉर्ज बुश के अगेंस्ट में जो राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार तो जॉर्ज बुश थे, दूसरे उम्मीदवार बिल क्लिंटन थे। कौन थे जी? बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के बीच सीधी टक्कर थी। जॉर्ज बुश समझता था कि खाड़ी युद्ध हम जीते हैं, इसलिए हम ये 1992 का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो क्या की? जॉर्ज बुश को हरा दिया। इस चुनाव में 1992 में जॉर्ज बुश को हरा दिया और बिल क्लिंटन को मौका मिला। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए 1992 में, और अमेरिका की दशा दिशा अब थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर था। बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश में बहुत ज़मीन आसमान का फासला था। ये जॉर्ज बुश जो थे ये विदेश नीति को ज़्यादा तवज्जो देते थे, विदेश नीति इनका बहुत तगड़ा था। ये बहुत सारे देशों के इधर उधर के कार्यों में या दो देशों के बीच प्रॉब्लम में बहुत रुचि लेता था ये आदमी, और विदेशी मामलों में अमेरिका जो है अपना पैर जमाना चाहता था, हर जगह विदेशी मामले में हस्तक्षेप करता था। यानी कोई भी देश के साथ अमेरिका का संबंध कैसा हो और किस तरह का हो, या जॉर्ज बुश इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे, इसलिए इसका विदेश नीति तगड़ा था, लेकिन घरेलू और आंतरिक नीति पर यह थोड़ा सा कमज़ोर था। लेकिन बिल क्लिंटन जब आए तो इन्होंने अपनी विदेश नीति को थोड़ा सा सामान्य किया, विदेश नीति को थोड़ा सा सामान्य किया। ऐसा नहीं कि विदेश नीति पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी देश विदेश नीति पर थोड़ा भी ध्यान दिए बगैर वो देश कैसे खड़ा रह सकता है। तो विदेश नीति पर ध्यान देता था, लेकिन जॉर्ज बुश के मुकाबले बहुत थोड़ा देता था। इसने अपने ज़्यादातर समय जो है आंतरिक नीतियों पर बिताया, घरेलू नीतियों पर बिताया, ठीक है, यानी घरेलू नीतियों पर बिताया। इसमें फ़र्क क्या है विदेशी नीति और घरेलू नीतियों में? तो विदेशी नीति में है कि कोई देश किसी अन्य देश के साथ कैसा संबंध रखेगा, किस युद्ध में भाग लेगा नहीं लेगा, किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या रहेगा, ये सब विदेश नीति हो गया, ठीक है। और आंतरिक घरेलू नीति के अंदर क्या होता है कि हमारे देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उसे दूर किया जाए, देश को धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाया जाए, यहाँ जो समस्याएं हैं देश के अंदर उसे ठीक किया जाए, तो उससे भी देश मजबूत होता है। तो बिल क्लिंटन विदेश नीति के मुकाबले आंतरिक और घरेलू नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके वजह से 1992 के बाद जब 1996 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। 1992 में जब चुनाव हुआ बिल क्लिंटन जीते, तो 4 साल के बाद फिर जब चुनाव हुआ तो उसमें भी बिल क्लिंटन ही बाजी मारा, 1996 में भी। और 1992 से लेकर के 2000 ईस्वी तक लगभग 8 साल जो है कि एकदम कंप्लीट मैंने सेशन अपना पूरा कंप्लीट किया, शासनकाल कंप्लीट किया। कौन? बिल क्लिंटन। और इतना इस 8 वर्षों में 1992 से लेकर 2000 के बीच इस 8 वर्षों में अमेरिका जो है समझिए एकदम चुप रहा, सामान्य रहा, विदेश नीति में कूद फान ज़्यादा नहीं करता था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका समझिए कि ऐसा नहीं था कि पूर्णतः एकदम कटा हुआ था, वो था अमेरिका विदेश नीति में भी था। लेकिन हाँ, जॉर्ज बुश के नेतृत्व में जिस तरह युद्ध किया, बिना ज़रूरतों को इराक को बर्बाद कर दिया, 34 को देश को इकट्ठा करके युद्ध करने चल दिया, ये सब चीज़ें थोड़ी सी रुक गई इस 8 साल के बीच में। और बिल क्लिंटन जो है विदेश नीति के मुकाबले घरेलू नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसी दौर को हम क्लिंटन का दौर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। 9/11 की जो घटना हुई थी, कब हुई थी? 2001 में हुआ था कि नहीं? 2001 में। तो 2001 में जब 9/11 की घटना हुई, इसके तुरंत बाद तो उस घटना घटते उसके बाद तो नवनिर्माण में जुट गया, आपदा प्रबंधन की टीम आई, मलबा हटाया गया,
तो ये एक तरफ काम हो रहा था। दूसरे तरफ जो स्ट्रांग रूम था वहाँ मीटिंग चल रही थी कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी सूची बनाई जाए और उन्हें पकड़ा जाए। दुनिया के किसी भी कोने में चाहे कहीं भी वो छुपे रहें, उन्हें पकड़ के उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इसके लिए 2003 में जो है उसने काम करना शुरू किया। 2001 से ही काम शुरू कर दिया, लेकिन 2003 में उसने जो है कि इस सारे काम को फिनिश कर दिया, है ना। जो 11 सितंबर 2001 के दिन जो अरब देश से चल रहा था विमान, है ना, वायुयान, तो उसमें कुछ 19 अपहरणकर्ता शामिल हो गए थे। कितने शामिल हो गए थे जी? 19 अपहरणकर्ता। 19 जो टेररिस्ट था, ये सभी 19 आदमी उसी जहाज़ में चढ़ गया जो जहाज़ अमेरिका की तरफ जा रही थी, और उसी जहाज़ को हाईजैक करके आतंकवादियों ने अपने मन मुताबिक काम करने की कोशिश की। मैं इसे साफ़ कर दे रहा हूँ, फिर कुछ रफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रफ़ करेंगे। तब तक वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। 9/11 की जो घटना हुई थी, या 11 सितंबर 2001 को घटना हुई थी। न्यूयॉर्क के लिए जो वायुयान अरब देशों से चला, उसमें 19 अपहरणकर्ता, ये टेररिस्ट जो थे, वो चढ़ गए और वायुयान को हाईजैक करके ये 4 जगहों पर उसने जो है कि टारगेट किया, जिसमें 3 सफल हुआ निशाने पर और एक जो है कांग्रेस पर हमला नहीं हो पाया, चूँकि पेंसिल्वेनिया के खेत में वह गिर गया। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये 9/11 की जो आतंकवादी घटना थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना को अमेरिका के लोगों ने कभी भूला नहीं, आज भी उन्हें यह याद है, क्योंकि ये 9/11 की घटना उनके अमेरिका में हुए अब तक की जितनी भी घटनाएं हैं, ज्ञात घटनाएं जो भी है, उनमें सबसे बड़ा घटना है। अंदाज़ा लगा लीजिए। 1814 ईस्वी का हम 1814 ईस्वी की बात बता रहे हैं। ब्रिटेन के कुछ लोगों ने क्या किया था, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पर आगजनी की थी, बहुत आग उग लगा दिया, जिसमें बहुत बेकसूर लोग मारे गए। लाखों करोड़ों की संपत्ति उस समय भी नष्ट हुई थी। ये बहुत बड़ा एक हमला के समान था। तो 1814 में घटना हुआ था, और 1941 ईस्वी में पर्ल हार्बर की घटना हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 45 तक चला। उसमें जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये एक तरफ थे, है ना। तो पहले अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था शुरुआती दौर में, वो बाद में शामिल हुआ था। आप लोग पढ़े होइएगा, क्योंकि जापान ने क्या किया, ब्रिटेन के जहाज़ समझ करके पर्ल हार्बर एक बंदरगाह है, वहाँ एक बम गिरा दिया, जिससे अमेरिका की वह जहाज़ था और 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, डूब गए और जहाज़ भी डूब गया। तो अमेरिका ने जापान को चेताया और जो है कि उसे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन जापान अपना युद्ध में था, नहीं उसके बाद को परवाह नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जापान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जापान के ऊपर भी अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके जापान को भी उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान दिया, ये अलग बात है। लेकिन 1941 में जो जापान के द्वारा जो बम गिराया था, तो इससे भी अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो उस घटना को बड़ा घटना माना जाता है वहाँ। और 1814 का एक घटना है जो कि अमेरिकियों ब्रिटिशर्सों के द्वारा अमेरिका पर में वाशिंगटन डीसी में आग लगाया गया। ये 2 बड़ी घटनाएं उल्लेखनीय हैं, वहाँ बड़ा क्षति हुआ था। लेकिन ये जो 9/11 की घटना 2001 में हुई थी, इन दोनों मतलब हमलों से, इन दोनों घटनाओं से बड़ा घटना बताया गया। तो समझ लीजिए, बस अनुमान कर लीजिए कि कितना बड़ा घटना होगा। अमेरिका की आज़ादी से लेके अब तक की अगर सबसे बड़ी कोई घटना हुई है तो 9/11 की यह घटना हुई है। और विश्वव्यापी आतंकवाद को नष्ट अब अमेरिका जो है कि खड़ा हुआ। उसके बाद में उसने लिस्ट तैयार किया और वो मकसद लेके ये चला कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी अगर आतंकवादी है, चाहे उस आतंकवाद का कनेक्शन कोई भी देश हो, हम उसे बर्बाद करके छोड़ देंगे और उस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करेंगे, उस आतंकवादी को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। यानी विश्व स्तर पर देखिए, ये आतंकवाद के विरुद्ध में उसने विश्वव्यापी युद्ध का ऐलान कर दिया। चाहे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश उसके अगर आड़े आएगा तो उसका भी हम मुकाबला करेंगे, लेकिन आतंकवाद को हम जड़ से मिटाएंगे। यह कसम खा लिया अमेरिका ने।
बात समझे ना। और इसको लेकर के 9/11 की घटना जो है उस समय जो राष्ट्रपति था H.W. बुश के, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था उसके पुत्र है ना, हाँ H.W. बुश था राष्ट्रपति। तो उसके देख रेख में ये आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुआ आतंकवाद के विरुद्ध में। और उसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था, सैन्य अभियान चलाया गया था, जिसे हम लोग आर्मी की भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं ना, और डॉक्टरी की भाषा में ऑपरेशन चीर फाड़ होता है। लेकिन सैन्य भाषा में ऑपरेशन का मतलब सैन्य अब कार्रवाई करना ऑपरेशन कहलाता है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग, हाँ एंड्यूरिंग फ्रीडम, यह जो है इस ऑपरेशन का नाम था, कोड वर्ड था। यह कोड वर्ड का मतलब हुआ कि पूरे आतंकवाद का समूल नाश करना है विश्वव्यापी युद्ध के द्वारा। चाहे वो कोई भी देश आए, पूरी दुनिया के देश भी अगर आ जाए तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका पूरा दृढ़ निश्चय करके जो है कि इस युद्ध में कूद गया। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर जाके, छोटे बड़े देशों में जा कर के, छोटा बड़ा जो भी आतंकवादी था या संगठन था जिसका कनेक्शन इस 9/11 की घटना से जुड़ा था या जुड़ सकता था, उसे गिरफ्तार किया, उसे अपने जेल में, खुफिया जेल में रखा, स्पेशल सेल में रखा, उसे बड़ी यातना दे के मारा गया। एक बार मार देता तो मर जाता, लेकिन अमेरिका जो है कभी उंगली हेपर से काटता था, फिर गट्टा काटता था, फिर हेपा आधा से काटता था, फिर केहूनी काटता था, फिर बाँह काटता था। बात समझेंगे ना, उससे बड़ी सज़ा दिया। जो है कि व्यक्ति अगर एकदम ताक रहा है आतंकवाद, तो उसके आँख में जो है कि एकदम गरम छड़ घोंप देता था, एकदम आँखें काढ़ लेता था। तो ये सब कुछ ऐसी यातनाएं, इतना दर्दनाक असह्य पीड़ा आतंकवादियों को दिया। अमेरिका चाहता था भी कि हम उसको जो है कि इतना बड़ा रिएक्शन करें कि कल होकर वह सोचे नहीं दोबारा घटना अंजाम देने के लिए, और उसने ऐसा किया। तो इसी को हम कहते हैं आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। यह भी टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग के बुक में देखिएगा कि एक तस्वीर बड़ी सी दिखाई देगा, एक फौज का एकदम बड़ा सा। यहाँ आप लोग बुक है देख सकते हैं कि ये जो फौज का एक तस्वीर है, एक बड़ा सा व्यक्ति, विशालकाय भीमकाय व्यक्ति है, हाथ में बंदूक लिए हुआ है, और इसके पीछे जो है कि अमेरिका का झंडा है। और इसका जो वर्दी है, ये वर्दी अमेरिका का वर्दी न है बल्कि पूरी दुनिया के नक्शा का वर्दी है। इसमें ओशियन दिख रहा है, हिंद महासागर है, अफ़गानिस्तान है, कजाकिस्तान है, पूरा दुनिया का ये वर्ल्ड का मैप का ये क्या पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है। मतलब ये एक कार्टून है, और इस कार्टून का मतलब हुआ कि अमेरिका जो है एक विशालकाय आर्मी की तरह है। वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, पूरी ग्लोब पर या इस पूरे पृथ्वी के किसी भी भाग में वह कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए वह स्वतंत्र है, और उसके बंदूक के नोक पर जो भी देश आएगा उसे वह बर्बाद करने में गुरेज नहीं करेगा। तो ये उसने एक विश्वव्यापी युद्ध किया, और इस तरह उसके वर्चस्व को और मजबूती मिली, क्योंकि ऐसा करना हर देश के बस की बात नहीं है। आगे आइए हम लोग अब पढ़ते हैं। इराक पर आक्रमण फिर से किया 1990-91 में। तो एक युद्ध हुआ ही था 1990-91 में, जिसे खाड़ी युद्ध कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। ये प्रथम खाड़ी युद्ध था। उसके बाद में एक दूसरा भी युद्ध हुआ 1990-91 के बाद हुआ है, 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था ये खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध था। तो इन दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए। प्रथम खाड़ी युद्ध भी अमेरिका पर ही हमला हुआ, और दूसरा खाड़ी युद्ध भी अमेरिका ने, प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएसए ने किस पर हमला किया, इराक पर हमला किया कि नहीं, इराक पर। और दूसरे खाड़ी युद्ध में भी इराक पर हमला हुआ, और किसके द्वारा हुआ, तो यूएसए के द्वारा हुआ। हाँ, यूएसए इराक पर हमला करता है प्रथम खाड़ी युद्ध में भी और दूसरा खाड़ी युद्ध में भी। अंतर क्या है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 गो देश इसमें शामिल था, लेकिन दूसरे खाड़ी युद्ध में 40 गो देश को शामिल किया गया। 19 मार्च है ना, 19 मार्च 2003 के दिन इराक पर 40 देशों की एक संयुक्त सेना ने, है ना, इराक पर हमला किया। और इराक पर जो हमला किया उसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन
इराकी फ्रीडम नाम का एक कोड वर्ड जारी किया, ठीक है, सैन्य कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका काम था, यह काम था क्योंकि इराक की जो सेना थी, 2003 की हम बात कर रहे हैं, 2003 में जो हमला हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध नहीं, दूसरा खाड़ी युद्ध हम बता रहे हैं। दूसरा खाड़ी युद्ध क्या हुआ था, क्योंकि इराक, ईरान, बहरीन, कुवैत, अरब, ओमान, ओमान, ये सब जो भी देश हैं, ये सब मतलब तेल वाला देश है और अमेरिका के पास भी तेल है। तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया हमारे तेल का क्या करे, आयात करे, पूरी दुनिया में हमारा तेल जो है क्रय विक्रय हो। इसलिए वह इराक पर अपना अंकुश लगाना चाहता था। लेकिन इराक में जो सरकार थी, मौजूदा सरकार, वह सद्दाम हुसैन की सरकार थी। सद्दाम हुसैन उस समय क्या था, राष्ट्रपति था। तो सद्दाम हुसैन को जो है कि यह देखना नहीं चाहता था। कौन? यूएसए। वह चाहता था कि सद्दाम हुसैन को अगर वहाँ से हम हटा दें इराक के मतलब तख्त से, राष्ट्रपति के पद से, और अपनी मनपसंद अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति को बैठाते हैं या अपनी मनपसंद सरकार का गठन वहाँ करवाते हैं, तो हम अपने मन माफिक कोई भी डिसीजन इराक के द्वारा ले सकते हैं। इसलिए इराक को बर्बाद करने के उद्देश्य से उसने अन्य देशों को, 40 देशों को मिला लिया और इराक में फिर से आक्रमण कर दिया। इराक को वहाँ बम गिराया गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, बहुत बर्बादी किया गया, उसके तेल भंडार में आग लगा दिया गया। उसके बाद में अमेरिका के भी कुछ सैनिक मारे गए इस युद्ध में, 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे, लेकिन इराक के ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक इराक के मारे गए और भी कुछ वहाँ के निर्दोष और बेकसूर जो लोग थे वो भी मारे गए थे। तो ये इराक पर आक्रमण हुआ और उस समय के जो राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, उसको पकड़ लिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये सद्दाम हुसैन जो है अपना एक ऐसा सेफ जोन बनाया था, ज़मीन के नीचे जो है गुफा के अंदर घर बनाया था, उसमें रहता था और उसके ऊपर जो है कि बांस उस था, घास फूस था। किसी को शक भी नहीं हो सकता है कि इस दोग से होकर के ये जा सकता है अपने खुफिया अड्डे पर। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपने सैनिकों को CIA के एजेंट के द्वारा पता लगाया कि उसका जब सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है, तो पता किया गया। उसके बाद में उसको अमेरिकियों के द्वारा पकड़ लिया गया। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ले जाया गया, उसके ऊपर केस चला, मुकदमा चला और अंत में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी पूरी दुनिया देखते ही रह गया, लेकिन इराक का एक बहुत बड़ा शासक जो राष्ट्रपति था उसे फांसी दे दी गई। तो ये अमेरिका का वर्चस्व को ही दिखाता है। ये दूसरे खाड़ी युद्ध की बात है, ठीक है। तो इस तरह इराक पर भी हमला हुआ, ठीक है। और इस तरह इराक पर हमला होकर के आपने देखा कि इराक को ही टारगेट करता है। प्रथम खाड़ी युद्ध हो तब या दूसरे खाड़ी युद्ध हो, 2001 की घटना हो, 2003 का खाड़ी युद्ध हो या जो भी हो, जिस समय भी हो, अमेरिका हर जगह हर वक्त अपनी ताकत को और अपनी पावर को दिखाने के लिए पीछे नहीं हटता है। तो यही वर्चस्व होता है। अब अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, क्या होता है वर्चस्व। असल में वर्चस्व का मतलब ही होता है कि एक दबदबा है, ये शक्ति का एक प्रतीक है, अपना पावर दिखाने का, मन माफिक काम करने का, कराने का जो एक जरिया है, उसी को वर्चस्व कहते हैं। मतलब यूँ समझिए, पूरी दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, दबदबा वाला, दादागिरी करने वाला अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है। मतलब क्या है, वो वर्चस्वशाली है और उसके वर्चस्व के ही वजह से उसका कोई काम नहीं रुकता है। वह जहाँ चाहे जो कार्रवाई करना चाहे कर सकता है, जो सामान जहाँ से मंगवाना चाहे, भेजना चाहे, जहाँ सैनिक अड्डा डालना चाहे, जिस देश के ऊपर हमला करना हो, जिस देश को दोस्त बनाना हो, दुश्मन बनाना हो, सब उसके अंदर की चीज़ें हैं। तो यही वर्चस्व होता है और इस वर्चस्व का लाभ भी मिलता है उसे मनमानी करने का, ठीक है। लेकिन इसका हानि भी कुछ देशों को होता है, तो ये खैर अलग चीज़ें हैं। क्या होता है वर्चस्व, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये वर्चस्व का प्रकार भी अगले क्लास में हम लोग विशेष देखेंगे कि वर्चस्व के प्रकार कौन कौन है, सैनिक क्या है, सैनिक, उसके बाद में आर्थिक क्या है,
उसके बाद में सांस्कृतिक ढांचागत क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध क्या है कि अमेरिका की शक्ति अगर बढ़ रहा है तो लेकिन कुछ तो अवरोध होगा कि अमेरिका के ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है। सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन उसके ऊपर भी तो कोई सुपर पावर होगा जो अमेरिका की ताकत को रोकने की क्षमता रखता होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? भारत के संबंध अमेरिका से कैसे हैं? भारत अमेरिका के संबंध शुरू में कैसा था, अभी कैसा है, आने वाले समय में कैसा रह सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों को इसमें पूरा फुल डिटेल्स पढ़ना है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, आज हमने 3-4 टॉपिक क्लियर किए। अगले क्लास में फिर 3-4 टॉपिक क्लियर करेंगे। चाहे तो एक दिन में चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना समझा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्लासेस अभी बंद हैं, अपना भी क्लास अब पूर्णतः बंद है। ऑनलाइन क्लास में हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हो ही गया इस चैप्टर का, फिर अगले क्लास में हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप सब समझेंगे। और साथ ही साथ चलते चलते आपको हम यूँ बता दें कि अब हमारा जो है कि शर्मा आर्ट्स क्लासेस का एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है, ऐप भी बनवाया जा रहा है। हम ऐप बनवा रहे हैं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाएंगे। उसमें क्या होगा कि अभी यूट्यूब पर जैसे ये वीडियो डाला गया, आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो जो बच्चे पैसे दिए हैं वो भी देख पाएंगे, जो नहीं दिए हैं वो भी देख पाएंगे। तो फिर जो दिए हैं वो अगला वीडियो पाने के लिए क्यों पैसा देंगे, अगला इंस्टॉलमेंट, तो हमें भी घाटे लगेंगे, हम भी आप ही लोगों पर डिपेंड हैं। इसलिए हमने एक एप्लीकेशन बनवाया है और बनवा रहे हैं, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाटा भरेंगे, हम आपको वेरिफिकेशन करके ऐड कर लेंगे। जो भी क्लासेस होगा, कितना बजे से 11th का बैच है, 12th का बैच है, BA इकोनॉमिक्स का बैच है, सब उसमें हम पढ़ाएंगे। उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी वहाँ रहेगा, लाइव क्लास भी रहेगा, स्टडी मटेरियल भी, PDF भी रहेगा, पिक्चर भी रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी उसमें हम करेंगे। जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है लिख के भी डाल सकता है, फ़ोटो खींच के भी डाल सकता है। ये सारी चीज़ बच्चों के लिए सुविधाएँ रहेंगी। और एप्लीकेशन से जुड़ जाने के बाद हम लोगों का पढ़ाई और भी बढ़िया क्वालिटी से आगे बढ़ेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉकडाउन रहे या हटे उससे कोई लेना देना नहीं होगा, आपके पढ़ाई समय पर ही समाप्त होगा, सिलेबस कंप्लीट हम समय पर ही करेंगे। आप लोग को एग्ज़ाम में एकदम फुल तैयारी करके हम भेजेंगे, है ना। ये सब, उसके अलावा हम उसमें टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। जिस तरह क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं और टेस्ट कराते हैं, किस बच्चे का कितना मार्किंग आया ये सब बतलाते हैं, उस तरह एप्लीकेशन में हम टेस्ट भी लेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन बनाया जा रहा है। जल्द ही आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा और उससे जुड़ करके ऑनलाइन क्लासेस करने की सुविधा भी मिलेगा। तब तक के लिए हम कभी कभार यूट्यूब पर भी वीडियो बना देंगे, कभी जूम ऐप पर पढ़ा देंगे, कभी गूगल मीट पर भी पढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस अलग अलग चल रहा है। लेकिन जब एप्लीकेशन आ जाएगा तब फाइनली वहाँ पर हम एप्लीकेशन पर ही पढ़ाएंगे। जो छात्र छात्राएं हमारे इस शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है, उन्हें फ़ायदेमंद लगा है, तो उसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक देना ज़रूर सुनिश्चित करें कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, आपको समझ में आई कि नहीं, या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे निश्चित पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद छात्रों।